देखिए, मैं आज जो है यही बता रहा हूँ आप लोगों से कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का जो आया है वो किसके संबंध में है। 1958 का वयस्क अपराधियों को जो भी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से संबंधित ना हो ऐसी कंडीशन पे उनको परिवीक्षा दी जाने वाले जो ये अधिनियम होता है, ठीक है। तो न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा जैसे अगर मैं बात करूं तो उसको परिवीक्षा पर छोड़ने का जो आदेश पारित करता है वो अधिनियम ये है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, और ये अधिनियम है 1958 का, ठीक है भाई। एक और अधिनियम है नीचे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा सा होल्ड रखिए। और इसको भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसको जाना था। अब ये कब आया था, किसी को पता है क्या? बताइए अगर किसी को पता है तो। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, हाँ, ये इसकी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में जो भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम था यह एक भारत की गंभीर समस्या थी। और आपको मैं बताऊं, प्रत्येक राज्य ने समय समय पर कानून बनाकर भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रयास किया है। और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं बॉम्बे का भिक्षावृत्ति जो निवारक अधिनियम है उसी से ये चीज़ें जो है बनाई गई हैं, ठीक है। तो यह जो अधिनियम है आप इसे ध्यान रखिएगा, कब लाया गया था, ये 1959 को लाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका काम ही यही था कि समस्याओं का समाधान करने को परिप्रेक्ष्य में था भिक्षावृत्ति से विरुद्ध में जो बने कानून थे लोगों पर, ताकि नियंत्रण हो सके, ठीक है, उनको संसाधन वगैरह साधन वगैरह जो है मुहैया कराया जा सके। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने नाम ये भी सुना होगा कि किशोर न्याय अधिनियम जो था 2015 में, उसमें भी बाल भिक्षावृत्ति को लेकर कुछ प्रावधान के बारे में जिक्र वहाँ पर भी किया गया है। लेकिन बेसिकली जो भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम है उसको अगर आता है ऑप्शन में तो आप इसी को टिक मारिएगा, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 का, ठीक है ना। और इसमें आप देखिए तो काफ़ी चीज़ें जो है, जैसे इसके संबंध में निर्णय की अगर बात किया जाए तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बॉम्बे जो भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम है 1959 के प्रावधान पे, या जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र में भिक्षावृत्ति के आपराधिक बनता है उसे संवैधानिक सुरक्षा में प्रावधानों के बारे में, उसके विपरीत के बारे में जो है जिक्र की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम है आपको पहली बात याद रखना है कि 1959 में, और दूसरी बात ये याद रखनी है आप लोगों को कि अगर वर्तमान समय में बात की जाए, जैसे वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, तो भिक्षावृत्ति को कुछ लोगों को जो भिक्षावृत्ति वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकना है और उनको क्या करना है, जागरूक करना है उनको, ठीक है भाई, उनको जागरूक करना है, ठीक है, ऐसी कंडीशन। तो इसका उद्देश्य ही था कि भिखारियों को अवैध पेशों से दूर रखा जाए, इसका उद्देश्य यही था, ठीक है। अगर ऐसा कोई काम करता है भाई इस तरीके की एक्टिविटीज तो उसको क्या किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। ये थोड़ा सा फेमस है, अभी हाल ही में कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें हुआ है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है सम्मिलित करने को लेकर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं, एक और है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, और यह अधिनियम कब आया है, 1985 को आया है, ठीक है। और यानी यही है कि 14 नवंबर 1985 को यह अधिनियम जो है भारत में प्रभावी हो गया, या प्रभावशील तरीके से ये लागू हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आती क्या चीज़ें थी, कोई बता सकता है मुझे? जैसे मादक पदार्थ में जहाँ भी भांग, अफीम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, इन वस्तुओं को शामिल किया गया इसके अंतर्गत, और उनसे लोगों को जागरूकता की बात की गई, ठीक है। और इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो NDPS एक्ट बोला जाता है इसको इन शॉर्ट में, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम। और ये भारत के संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, और व्यक्ति को यहाँ पे उत्पादन, खेती करने और बेचने, खरीदने, परिवहन, स्टोर इत्यादि जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात करता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये अधिनियम आपने अभी हाल ही में सुशांत सिंह का आपने वो केस भी सुना होगा, ठीक है ना, तो वो इसी के तहत में गया था भाई। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा, बहुत सारा, काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में ये सारी चीज़ें जो है रही भी थी, है कि नहीं। और नशीले पदार्थों के विरुद्ध हमारे यहाँ जो सख्त कानून बनाए गए हैं इसमें कड़ी सज़ा भी है ना, तो सज़ा तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इस अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन भी लाया गया था, और ये संशोधन से लेकर हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, बट इस अधिनियम की बात किया जाए संशोधन की, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। 2000
14 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, और संशोधन करने का मतलब ये रहा कि नशीले पदार्थों के सेवन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान की एक स्थापना भी हुई है। तो कभी कभी अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए, पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, कि बताइए जरा एनडीपीएस एक्ट के आधार पे या उसके अनुसार जो है या उसके तहत कौन सी संस्था, ठीक है, कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण संस्थान उसका नाम है। स्थापना हुई थी 1998 को। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, बाकी इसके संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके कोई व्यक्ति जो है केंद्र के द्वारा या विशिष्ट रूप से नशीले द्रव्य का जो या नशीले पदार्थ का अगर वो सेवन करता है तो उसे 6 माह का कठोर कारावास भी होगा और 20,000 तक उसको जुर्माना भी देगा वो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, बाकी इतना डीप में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आप समझ जाते हैं कि भाई नशीले पदार्थों के सेवन के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए उसको रोक लगाना है, और उसी खतरे को बढ़ते हुए ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1998 में राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण जो संस्थान थी उसकी स्थापना कर दी थी इस समय। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं और एक और पॉइंट लेते हैं, और इसमें अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। आर्टिकल्स में अब मैं आपको बता दूं, देखो मैंने क्या क्या आर्टिकल्स में आप लोगों के कल से बताया है। सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दिया था, और मैंने आप सबसे कहा था कि समाज अथवा राज्य के द्वारा अपने सदस्यों के जीवन को जोखिम अथवा आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली जो सुरक्षाएं होती है उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों से कि भाई सामाजिक प्रतिरक्षा जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, प्रसूति, मृत्यु इत्यादि चीज़ों के बारे में, इनके बारे में मैंने कल आप लोगों से चर्चा भी किया था, सामाजिक प्रतिरक्षा क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से सामाजिक प्रतिरक्षा में के अंतर्गत कुछ संस्था थी, ठीक है, कुछ संस्था थी, मैंने उस संस्था को भी क्या किया था आप लोगों को बताया था, उस संस्था के माध्यम से क्या क्या जो है उस संस्था के कार्य होते हैं, है ना। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों से कल ही चर्चा किया था। फिर मैंने आप लोगों से कल एक और बातें चर्चा किया था, और वो ये थी सामाजिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत प्रोबेशन और एक पैरोल, दो शब्द थे जो कि यूजीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसको आप देखे रहिएगा, मैंने आप लोगों को वहाँ पर परिभाषा के साथ उसकी विशेषताओं को और अंतर सहित आप लोगों से व्याख्या किया है उसके बारे में, पैरोल क्या है और प्रोबेशन क्या है। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो ये उनकी गलती है मैडम, है ना। में मैंने आप लोगों से क्या बताया था, पैरोल प्रोबेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि किशोर न्याय अधिनियम जो है वो 2000 का है, वो आप इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर एज को लेकर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 18 वर्ष क्या है और 16 वर्ष क्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाबालिग अपराधियों की जो उम्र होगी वो सीमा 18 वर्ष से रख के उसे घटाकर 16 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और उसी के बिल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिला था, और मैंने कल आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया, उसको अभी आप सीन करिएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मैंने आपको बता चुका हूँ, और ये 1986 का, तो ध्यान रखते रहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, आपके जेहन में डाल रहा हूँ सारी बातें। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 1986 भी है, 2000 भी है, 2015 भी है, और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसमें उन चीज़ों के बारे में बात की गई थी, तस्करी को लेकर बात की गई थी, वैश्यावृत्ति को जो वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जो वैश्यालय की स्थापना की जाती है या तस्करी होती है, जहाँ पे होटलों में बच्चों को श्रमिक कार्यों को लेकर बात की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है, एक चीज़ तो ये था। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने अभी आज ही जो आप लोगों से चर्चा किया है एक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, ये परिवीक्षा अधिनियम वही है जो परिवीक्षा मैंने आप लोगों को कल बता चुका था। और इस अधिनियम में क्या बातें थी कि वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है, उसको ना दिया जाए, इस तरीके की जो बात की गई थी, सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की बात या एक अधिनियम के तहत की गई थी, या आप ध्यान रखिएगा 1958 का है ये। और उसके बाद भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम भली भांति तरीके से आपको पता है, मैंने अभी बताया मुंबई में 1959 में, ये ध्यान रखिएगा। और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम है जो आपको बताया है 1985 के अंतर्गत वो आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इतने आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। एक और आर्टिकल है, एक कारागार आर्टिकल्स भी आता है, कारागार। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, कारागार अधिनियम क्या होता है। तो इन अधिनियम को आप बस अपने दिमाग में रखते रहिए, रिकॉल करते रहिए बार बार। इससे जैसे अगर कभी चीज़ ना समझ में आए पूछे तो आप उससे पूछ भी सकते हैं आप लोग। जैसे मैं बताऊँ कारागार अधिनियम क्या है। तो कारागार अधिनियम जैसे भारत में जेल, अब मैंने बताया था कल आप लोगों को पिंजरा वगैरह का नाम दिया गया है, इसको है नहीं, भूल गए आप लोग। पिंजरा, बंदी गृह इसको बोला जाता है ना। तो यह अधिनियम जो आया था 22 मार्च को आया था। कब आया था भाई? 22 मार्च को आया था, 1894 में आया था। ठीक है भाई, 1894 में आया था, 1894 में आया था। ठीक है। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भारत में जेल व्यवस्था को लेकर एक कानून बनाया जाए और उसके अनुसार जेल के नियमों का अनुपालन किया जाए। ठीक है। तो जेल का अर्थ ही होता था कैदियों को हिरासत में रखने के लिए सरकार के कुछ विशेष और कुछ सामान्य आदेश होते थे जो अस्थाई और अस्थाई के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। और ये सभी की सभी बातें जो है आपका कारागार अधिनियम के अंतर्गत आता है। और 22 मार्च 1894 के अंदर ये बात कही गई थी। ठीक है। ये बात थी आप लोगों का, कुछ चीज़ें मैंने रिकॉल करवाया है कल की भी, और कुछ चीज़ें जो है रिकॉल करवाया है आज की, जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है मुझसे कुछ अधिनियम। अब मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ कुछ यहाँ पर परिवार के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवार। ठीक है। तो समाज कार्य में परिवार की क्या भूमिका होती है, यूनिट नंबर 10 का ही पार्ट है ये। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्षेत्र कार्य से दोषी व जैन एक किताब आई थी समाजशास्त्र में। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं आप लोग, गुड्डे और विलियम जे का नाम। 1975 में द फैमिली करके इनकी एक पुस्तक थी, यह आपके लिए आईएमपी है। और दूसरी पुस्तक जो है आपका कपाडिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इन्होंने कहा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक आई है। ठीक है। तो ये दो पुस्तक है, इस दोनों पुस्तकों के बारे में आप इसे देखे रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो गुड्डे और विलियम जे की पुस्तक का नाम क्या है? द फैमिली। और कपाडिया के की जो पुस्तक है उसका नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो ये दो किताबें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है सम्मिलित करने को लेकर, है ना। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर और ध्यान से देख लीजिए। अच्छा कोई चीज़ तो नहीं यहाँ पे देखिए भाई, बाकी बता चुका हूँ। ठीक है। वही कपाडिया दोबारा रिपीट कर गए उस पुस्तक को, बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब हम। और यहाँ पर देखिए परिवार के बारे में, और आप सभी लोग भली भांति तरीके से जानते हैं फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के एक फैमिलस शब्द से लिया गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि कौन से शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से कौन से किस शब्द से बना है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। आप इसे ध्यान रखिएगा फैमिलस शब्द से। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो परिवार उस समूह को कहते हैं जहां पर लिंग संबंध पर आधारित होता है, जो इतना छोटा तथा स्थानीय होता है और उसमें बच्चों की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो है बात की गई है। मैं आपसे बात करूं फैमिलीज के बारे में, तो ध्यान रखिएगा फैमिलीज एक समूह में प्रयुक्त होता है जिनमें माता पिता बच्चे आदि जो होते हैं शामिल होते हैं। परिवार सभी समाज और संस्कृतियों में पाया जाता है। परिवार का आधार सहयोग है, प्रेम है, दया है, श्रद्धा है आदि है। ठीक है। इन चीज़ें जो है ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है परिवार में। ठीक है। तो ये परिवार इसको कहा जाता है। बेसिकली ये बहुत ही सरल है। और परिवार के साथ समाज कार्य सहायता परिवार की एक प्रणाली के रूप में देखने के नज़रिए पर आधारित है, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। और इस व्यवस्था को ऐसी अनेक विधियां और कार्यविधियों के माध्यम से किया जाता है जो परिवारों की समस्याओं की बहुलता से, बहुलता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से या बहुत अलग तरीके से, या बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके विधियों के माध्यम से उसकी समस्याओं को निपटने में हमें क्या देती है, मदद करती है। ठीक है। तो परिवार भी एक प्रकार की अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। तो ये परिवार की थोड़ी सी आपकी परिभाषा है जो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और मैं आपको देखिए यहाँ पर बताता हूँ परिभाषा के आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। आप साधारण शब्दों में बोल सकते हो कि सभी परिवार की गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोल सकते हैं कोटेशन के आधार पर। ठीक है। अब परिभाषा ज़रा देखिए, इसको सुनिएगा, समझिएगा। मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा क्या कहता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं जिनका आकार छोटा होता है, जो बच्चों के प्रजनन और लालन पालन से संबंधित होता है। तो ये मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है कि परिवार कहते किसे हैं। ठीक है। एक छोटा सा आकार है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बच्चों का प्रजनन होता है और वहाँ पर लालन पालन होता है। ठीक है। ये बात मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। ठीक है। इलियट के और मेरिल के अकॉर्डिंग बात करें तो परिवार पति और तथा बच्चों, ठीक है, परिवार को पति अपनी तथा बच्चों को एक एक जैविक इकाई के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। और यह एक सामाजिक संस्था भी है, आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, और तथा सामाजिक संगठन भी है ये।
और जिसके द्वारा कुछ मांगी मतलब होता है कि जो उनकी मांग है, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये इलियट की है। बहुत घुमा फिरा के इसने परिभाषा दिया है, क्या है कि जैविक इकाई माना है परिवार को, सबसे पहली बात तो ये। फिर इसने कहा एक सामाजिक संस्था भी है, प्लस में बोला कि यह एक सामाजिक संगठन भी है, और फिर कहा उसने कि जो उनकी मांग होती है, जो उनकी आवश्यकताएं होती है, उसकी पूर्ति होती है, ये बात होती है परिवार में। तो ये साफ कहते हैं इलियट और मेरिल जी कि यह है परिवार की परिभाषा। ठीक है। लॉक की अगर मैं बात करूं तो लॉक क्या कहता है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जहां पर विवाह, रक्त और गोद लेने के संबंध में संगठन से रिलेटेड है, जो छोटी सी गृहस्थी पर निर्माण करती है, और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि जो है एक दूसरे के अंतर क्रियाएँ करते हैं और सामान्य संस्कृति का निर्माण और देखरेख करते हैं, ये कहलाती है आपका क्या, परिवार। तो ये लॉक के अकॉर्डिंग है। तो परिवार अब समझ गए होंगे आप लोग परिवार क्या है ना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिवार के थोड़े से टाइप के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। तो परिवार बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूजीसी में आपसे ये नहीं पूछेगा कि परिवार 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसकी विशेषताएं और इसकी लाभ जरूर पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एक एकल परिवार होता है, और एकल परिवार क्या होता है भाई, एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है, इसमें माता पिता, उसके अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार को काफ़ी छोटा, अच्छा ये इस प्रकार का जो परिवार होता है वो छोटा होता है, वही होता है एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं, संयुक्त परिवार ऐसे परिवार को बोलते हैं जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग शामिल हो जाएं, वो बड़ा परिवार है, एक प्रकार का संयुक्त परिवार है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार काफ़ी बड़े परिवार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न आपको अप्लाइड बनाए जाएंगे लाभ से लेकर, तो आप ध्यान रखिए कि संयुक्त परिवार के लाभ क्या होते हैं। ये सरल टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, है ना। और यह परिवार के सदस्यों को जो है मिलनसार बनाता है, और काम विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर जो है विभिन्न प्रकार के तरीके से जो है कार्य जो करते हैं वो लोग अलग अलग तरीके से बांट कर करते हैं, तो ये एक प्रकार का लाभ हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार का लाभ हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं और क्या लाभ हो सकता है, जैसे उस परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, और असहाय और बेरोजगार की देखभाल बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें है ना, फैमिली सदस्य ज़्यादा है उसमें। और छोटे बच्चों का लालन पालन भली भांति से होता है, विशेषकर जब दोनों माता पिता कामकाजी हो तो उसके बारे में बात होता है। तो ये एक प्रकार से संयुक्त परिवार हो जाता है ना। और देखो यहाँ पर माता पिता की जो परिवार माता पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे का संयुक्त परिवार का पूरा भावनात्मक और आर्थिक सहारा भी होता है। ये देखो कितना सरल सरल पॉइंट है, आप समझ सकते हैं, मुझे इस पर ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एकल परिवार के लाभ के बारे में, देखिए ज़रा इसका क्या लाभ है। तो एकल परिवार के सदस्य जो होते हैं साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और किसी भी काम को पहल करने से पहले वो सक्षम भी होते हैं ना, मतलब सोच विचार भी करते हैं एक प्रकार से। ये एकल परिवार की विशेषता हो सकती है या लाभ हो सकती है। एकल परिवार में बच्चों का स्वयं निर्णय के लिए वो उत्साहित किया जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, तो ये एकल परिवार में होता है। ठीक है, इंडिविजुअल होते हैं ये सारे के सारे, है ना। और सदस्यों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव भी विकसित हो जाता है, और ऐसा अधिक एकांता और आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण संभव होता है, जो एकल परिवारों की भलीभांति हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से कुछ इसके लाभ हैं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, भलीभांति तरीके से, आप सबको पता भी है। अब इन्हीं परिवारों में जब कोई मान लीजिए कोई समस्या वगैरह आती है, तो आप लोग जानते हैं भाई कि संयुक्त परिवार का समस्या हो या एकल परिवार की समस्या हो, तो उस पर 2 मॉडल थे। एक का नाम था सरकमफ्लेक्स मॉडल था, और एक का नाम था मैकमास्टर मॉडल था। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार और एकल परिवार के ही अंतर्गत जो जैसे कोई समस्या आ गई, ये तो लाभ था। जैसे हानि की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए इन मॉडलों का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में भी, सरकमफ्लेक्स मॉडल क्या है और जो मैक मास्टर मॉडल क्या है उनके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जरा परिवार के कुछ कार्य हैं। कार्य क्या हो सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना होता है, और परिवार के बच्चों में सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना, ये कार्य होता है। परिवार प्रजनन और मानव जाति के नितांत बनाए रखना होता है, निरंतरता बनी रखती है इसमें। सदस्यों का भरण पोषण करना होता है, तो ठीक है ये सारी चीज़ें होती है। सामाजिकरण, शिक्षा प्रदान करना होता है, नियंत्रण बनाए रखना होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है, ठीक है। और सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक मानसिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। समाज में व्यक्ति का पद जो है निर्धारण करना होता है, ठीक है। ये सारी सारे क्या है, कार्य हैं, ये ना, ये परिवार के कार्य माने जाते हैं। सब के सब पॉइंट इजी हैं, सरल हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा परिवार के मॉर्गन पे आधार पे जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है भाई।
तो सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए जरा, यहाँ पे एक नाम है मॉर्गन का नाम। तो मॉर्गन ने कुछ अपने अनुसार कुछ परिवार के बारे में जिक्र भी किया है, बताया भी है। इसने कहा है कि विवाह का आरंभिक स्वरूप जो है यौन साम्यवाद का है, उससे रिलेटेड होता है। तो वह एक प्रकार का परिवार की इन्होंने परिभाषा। क्या हो रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि यहाँ पे परिवार के बारे में, और परिवार बता रहा था कि मॉर्गन ने किस तरीके से यहाँ पर बताया कि परिवार के अंतर्गत जो यौन सौम्यवाद है, यह एक प्रकार का आरंभिक विवाह के रूप में माना है। ये मॉर्गन का नाम है। बट एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको एग्ज़ाम में आएगा नहीं। अब आपका यहाँ से जो लड़ाई चल रही यही से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक देखिए समृद्ध परिवार होता है, एक होता है समूह परिवार होता है, एक होता है आपका युगम परिवार, और एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार, और एक होता है एक विवाही परिवार। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनकर आए हैं यूजीसी में, और ये बहुत समय से आ रहे हैं, आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब यहाँ से चलेगा, और ये पीडीएफ में आप लोगों को क्लास समाप्त होने के बाद बता दूंगा, सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को। देखो, परिवार के जो प्रकार बताए गए एक संख्या के आधार पर बताए गए, उसको एक संयुक्त परिवार बताया गया, एक नाभिकीय परिवार बताया गया। और ये नाभिकीय परिवार वही परिवार है जो एकल परिवार है, ठीक है ना। तो ये तो सरल है, आप कर लेंगे इसे भी। अच्छा, इसके बारे में एक्सप्लेन अभी मैं करूँगा आगे, और भी चीज़ें हैं। निवास के आधार पे भी है, जैसे पितृ स्थानीय परिवार। देखो, अब ये निवास के आधार पे है ना, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पितृ सत्तात्मक, पितृ स्थानीय। तो अब यह ध्यान से समझिएगा, ये स्थान के आधार पे, सत्ता के आधार पे नहीं है ना। और ये एक प्रकार से पितृ हो जाएगा, और मातृ हो जाएगा, और नव स्थानीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये निवास के आधार पे हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे। अभी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। अधिकार के अगर आधार पे पूछे तो यह एक पितृ सत्तात्मक होगा और मातृ सत्तात्मक होगा। ये चीज़ें, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। और एक वंश के आधार पर होता है, पितृसत्ती और मातृवंशी पर। और विवाह के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो एक विवाह के आधार पर होता है, एक विवाही और बहुविवाही को लेकर। हम बात करते हैं एक संयुक्त परिवार की। अभी अभी मैंने जिक्र भी किया, संयुक्त परिवार क्या होता है भाई। यह जो परिवार होता है अनेक पीढ़ियों से बना हुआ है, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है ये संयुक्त परिवार। और इसमें जो परिवार का बड़ा बुजुर्ग होता है वो इसका मुखिया होता है ना। और ये भारत में प्रचलित है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा केरल में प्रचलित है, कौन सा भारत में प्रचलित है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं संयुक्त परिवार के बारे में, ठीक है भाई। एक ही रसोई होती है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, संयुक्त परिवार की बात करूँ, देखो यहाँ पर जो एकक परिवार है, जिसको नाभिकीय बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हो, इस परिवार में एक पति पत्नी और अविवाहित बच्चे मिलकर बना होता है ये परिवार, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय परिवार, ठीक है भाई। तो जैसे में बच्चों की शादी हो जाती है तो संयुक्त परिवार के रूप में बदल जाता है वो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे संयुक्त, अब ये बदलने का जो वो है, एक समय ऐसा भी आता है कि विघटन भी होना शुरू हो जाता है ना। बट आप याद यही रखेंगे, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, बस, बाकी आगे के बारे में नहीं सोचेंगे कुछ आप चीज़ें। और ये देखिए पश्चिमी देशों में प्रचलन है, जैसे यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, और आजकल तो भारत में भी वो चीज़ें आ रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में जीविकापार्जन के लिए भी शहरों में बसे हुए जो लोग हैं वो परिवार इसी तरीके के पाए जा रहे हैं, जहाँ शहर की बात कर रहा हूँ ना। तो इस तरीके से भारत में भी थोड़ी सी भूमिका आ जाती है संयुक्त परिवार के साथ साथ एकल परिवार के बारे में भी। अब यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ, देखिए पितृ स्थानीय परिवार के बारे में। तो ये एक प्रकार का पैट्रिलोकल फैमिली है। तो ये क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, यही नहीं, सिर्फ यही लिख देता है, पैट्रिलोकल फैमिली है, यही लिख देगा आप लोगों से, बाकी ये नहीं लिखेगा, ये लिख देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा परिवार जो विवाह के उपरांत पति के परिवार के साथ रहता है, तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और ये भारत में बहुत प्रचलित है भाई। ये तो आप समझ गए होंगे अब आप लोग। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में अगर शादी हो जाती है, तो पति के परिवार में या उसके साथ रहती है महिला, तो उसे बोला जाता है कि पितृ स्थानीय परिवार। वो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पितृ स्थानीय परिवार। तो याद रखिएगा, पिता यानी पति के स्थान पर, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक होता है मातृ स्थानीय। अच्छा, ये विवाह के उपरांत एक वैवाहिक जोड़ा पति के घर, यहाँ पर देखिए पत्नी लिखा हुआ है, पति नहीं, पत्नी है, पत्नी के परिवार के साथ रहना। तो आप लोगों ने जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या बोलते हैं, निवासा बोलते हैं, है ना। आप लोगों के बोलते होंगे कुछ और, अलग अलग सबके यहाँ के भाई वर्ड होता है, शब्द होता है। यूपी में निवासी चलता है, क्यों नितिन जी, निवासी बोलते हैं ना, कि आपने वो ले लिया, निवासा ले लिया है, ऐसे ही साथ बोलते हैं कुछ। तो ये एक प्रकार का जो होता है ना,
मात्र स्थानीय परिवार होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मैट्री लोकल फैमिली इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पत्नी के परिवार के साथ रहता है। ठीक है, तो ये केरल के एक नायर में स्थित है। अब ये मत आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई केरल में अब ऐसा तो है नहीं, क्या भारत में संयुक्त परिवार नहीं पाया जा रहा, पाया जा रहा है, एकल परिवार भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ जो चीज़ें जो है थोड़ी सी फेमस है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो केरल के एक नायर में ये जो है थोड़ा सा फेमस है ऐसी जगह। ठीक है भाई, आजकल अपने भारत में भी ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। और आगे बात करें तो नवस्थानी की बात करें तो अभी आपने देखा था नवस्थानी क्या, विवाह के उपरांत वैवाहिक जोड़ा जो होता है पति और पत्नी में से किसी के परिवार को ना चुन कर एक नए स्थान पर रहने लगते हैं, उसे नवस्थानी परिवार कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ना पत्नी के घर गए ना पति के घर गए, चले गए अपने नया स्थान पर कोई, और वह कहलाता है नवस्थानी परिवार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। और ये जो पितृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें पुरुष और पति का आधिपत्य रहता है। मतलब इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना किसका आधिपत्य है, पुरुष का या तो पति का आधिपत्य होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक निर्णय में पुरुषों की जो भूमिका रहेगी वो अहम भूमिका रहेगी पितृ सत्तात्मक परिवार में। ठीक है, तो परिवार का मुख्य रूप से ये जो टाइप माना जाएगा पितृ सत्तात्मक परिवार माना जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार की। तो मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है, ऐसे परिवार में जहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों का आधिपत्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्त्रियों का पुरुषों पर आधिपत्य हो गया, और ये बेसिकली दिल्ली में फेमस है, लेकिन लिखा है उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई का क्षेत्र लिखा हुआ है, बट दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे परिवार में जहाँ पर स्त्रियां जो होती हैं वो महिलाओं पर अपना आधिपत्य जमाती हैं, उसी को बोला जाता है मात्र। और जहाँ पर स्त्रियों पर पुरुषों पर आधिपत्य जमाया जाता है उसे क्या बोलता है, जो पुरुष स्त्रियों पर आधिपत्य जमाता है उसे क्या बोलते हैं, पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। और जो स्त्री पुरुषों पर आधिपत्य जमाती है उसे क्या बोलते हैं, मातृ सत्तात्मक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पर देखिए पितृवंशीय परिवार, नहीं 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 नहीं, घर जमाई बनने का वो तो दूसरा परिवार, वो दूसरा, यहाँ दूसरी चीज़ है। यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ मान लीजिए कोई स्त्री पुरुषों पर आधिपत्य जमाने, कहने का मतलब ये हुआ कि बागडोर जो भी चीज़ें हैं उसके हाथ में से। अब आपको कल जाना है कानपुर, ठीक है, मान लीजिए कोई मेल पर्सन है तो वो अब वो पूछ के जाएगा महिला से, ऐसा रूल नहीं है। कोई अगर डिसीज़न लेना होगा, अगर मान लीजिए घर के अगर भाई ऊपर मकान बनवाना है तो पुरुष अपने नहीं, एक होते पुरुष होते भाई कि चलो यार ईंट लगवा दो, ये लगवा दो, वो करवा दो, मकान बना दे, लेकिन महिला से पूछना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका आधिपत्य है, इसलिए मात्र हस्तात्मक। क्यों भारत में ऐसा नहीं है, क्यों भाई भारत में ऐसा नहीं है, तुम दिल्ली में हो, अब मैं कह रहा हूँ दिल्ली में क्या नहीं है ऐसा, पितृ सत्तात्मक दिल्ली में हो, कहाँ रहती हो आप, दिल्ली में ही रहती हो ना, किस उत्तराखंड में रहती, घर में किसकी चलती है, पापा की मम्मी की। तो अभी समझो कंफ्यूजन में है फिर आप, ना तो मात्र में आएंगे ना ही पित्र में आएंगे आप लोग, है ना। जहाँ कभी अगर मान लीजिए जो अगर मैं बात करूँ जहाँ किसी की एक की चल रही हो, सत्ता के अधिकार पे बात करो तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो वो भी है तराई का क्षेत्र वाले, जहाँ पे थारू जनजाति रहती है वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ गांव मिल जाएंगे, कुछ घर मिल जाएंगे, आप लोग देखना, आप अपने पड़ोस वगैरह में सोचो देखो, तो उस घर में पुरुषों की नहीं चलती होगी, महिला की चलती होगी, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ खास इसमें अलग अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपका होता है आधिपत्य का मतलब, पूरी बागडोर सब कुछ करना धरना मात्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो बाकी अलग चीज़ है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर उसके घर चला गया तो निवास स्थान पे चला गया ना, तो भाई उसके तो है ना, वो तो दूसरा चीज़ हो जाएगा फिर, तो है कि नहीं, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम्म, क्या सुना था आपने नागालैंड का, अरे यार अभी तो इंडिया में हो आप, ठीक है छोड़ो।
उसको नागालैंड की बात होने दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने धर्म प्रचार करने के लिए कहते हैं कि आप मेरे धर्म में आ जाओ तो पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी, बहुत सारी जगह पे ऐसी भी जगह मैंने सुना, मैं भी ये भी हूँ कि भाई बच्चे पैदा करेंगे तो उसको पैसे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, छोड़ो सारी बातें को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो यहाँ पर कि पितृ सत्तात्मक क्या होता है, मातृ सत्तात्मक क्या होता है, ये बातें ध्यान रखें। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये पितृ सत्तात्मक क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर पुरुषों का पतियों का आधिपत्य होता है वो होता है, और जहाँ पे मातृ सत्तात्मक वो होता है जहाँ पर स्त्रियों पर पुरुषों का आधिपत्य होता है, वो चीज़ होती है। ठीक है, और स्थानीय के बारे में वो अलग हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, कि जहाँ पर अगर मान लीजिए यदि कोई विवाह कर रहा है तो जब पति अपने पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन पे तो वह एक नाम दे दिया जाता है कि ये क्या हो जाएगा भाई, पितृवंशीय के आधार पर हो जाएगा, है ना। जहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ पितृ स्थानीय, सॉरी वो स्थान के आधार पर हो जाएगा, वो स्थान के आधार पर हो जाएगा, वो उसके माता पिता के स्थान पर रहना है तो वो स्थान के आधार पर हो जाएगा, है ना, वो स्थान के आधार पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर अगला आता है मातृवंशीय। ठीक है भाई, ये क्या होता है जरा मुझे बताइए। तो मातृवंशीय में, अच्छा आप देखिए, अब जब बच्चों में वंश के नाम माता के वंश के आधार पर होता है तब ऐसे परिवार मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं, मातृवंशीय परिवार कहते हैं। जरा बताइए, ये समझ में आया आपको मातृवंशीय परिवार क्या होता है? मातृवंशीय परिवार क्या होता है बताइए जरा एक बार, समझ में अगर आ गया तो ओके बताइए। देखो मातृ, हाँ हाँ, यहाँ पर अगर बात क्या परिवार में जो है महिला, लेकिन अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मात्र सत्तात्मक हो गया, क्योंकि वहाँ पर पुरुष स्त्रियों का जो आधिपत्य हो गया वो उनका हो गया, है ना, ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वंश के आधार पे हुआ है, तो आपसे प्रश्न मिलेगा, आपको लिखा रहेगा उसमें कि जो वंश के आधार पर हो तो वहाँ पे मातृवंशीय होगा, सत्ता वंशीय स्थानीय ये सब लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में, है ना, ये सारी सारी चीज़ें। और उसके बाद एक ही विवाह होता है। अच्छा, एक विवाह क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, है ना, इसे याद रखिएगा। तो एक समय में पुरुष के एक पत्नी, एक एक समय में, ठीक है, पुरुष के एक पत्नी और स्त्री, मतलब वही बात है, स्त्री या पत्नी के एक ही पति हो तो हम इससे परिवार को क्या बोलते हैं, एक विवाही परिवार बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं। और बहुविवाही का हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब स्त्री या पुरुष जब एक से अधिक जीवन साथी के द्वारा परिवार का निर्माण करते हैं तो वह हम कह सकते हैं कि बहुविवाही परिवार ये होता है। ठीक है, तो बहुविवाही परिवार ये होता है। अब देखिए यहाँ पर टोडा, एक खस, एक कोटा आदि जनजाति, ये सारी जनजातियाँ हैं और ये सारी की सारी जनजातियाँ आपके पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें देखा गया है। ठीक है, मिला बहुविवाही के बारे में, एक विवाही के बारे में, है ना, ऐसी चीज़ें जो है मिली है वहाँ पर। ठीक है, अब ये था आप लोगों का परिवार के प्रकार थे। ठीक है ना, अभी और भी आएंगे थोड़े से। ठीक है, रचना के आधार पे अगर मैं बात करूँ तो लॉर्ड वार्नर ने दो भागों में बताया, एक बताया जन्म के परिवार, एक को बताया जनन के परिवार को लेकर। इसी एंडरसन ने वार्नर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताया था कि व्यक्ति जिस प्रकार से जन्म लेता है वह उसका जन्म का परिवार ही होता है, और विवाह एवं संतानोत्पत्ति के द्वारा जिस परिवार का निर्माण करता है वह उसका जनन परिवार होता है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त उसने कहा कि वर्तमान में दो और प्रकार के परिवार के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो एक होता है विस्तारित परिवार होता है जिसको आप बोलते हैं, और एक होता है गृहस्थ होल्ड, या आप कह सकते हो हाउस होल्ड या गृहस्थ समूह कह सकते हो। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखिए इतनी बात कि एंडरसन ने जो वार्नर है उनकी अवधारणा को किस तरीके से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो एक विस्तारित परिवार बता दिया इसने, और यह नाभिकीय परिवार का जैसा ही है, उसी जैसा है, और इसमें निवास स्थान पर एक ही निवास स्थान होता है। तो एक ही, मतलब यहाँ पर भोजन के लिए रसोइयाँ अलग अलग होती हैं, निवास स्थान एक होता है, लेकिन जो उस घर में जितने सदस्य होंगे उनके अलगा, मतलब एक प्रकार से अपने के, तो आप सब अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन घर जो है एक ही है। तो यह एक प्रकार से आप क्या कहेंगे, इसको विस्तारित परिवार कहेंगे। ठीक है, इस परिवार को, ऐसी चीज़ों को। और एक गृहस्थ होता है, तो यह एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, आपस में रक्त या विवाह संबंधी भी होते हैं आपस में। और अच्छा, अभी मैं बताऊंगा मुक्ता के बारे में थोड़ा सा, मुसलमान से संबंधित है विवाह को लेकर। ठीक है, मुक्ता उन्हीं में होता है। ठीक है, तो
एक ऐसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि एक निवास स्थान पर होने वाली, यानी एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नातेदारी नहीं होती है, और जैसे किसी परिवार में दूर का कोई रिश्तेदार हो या कोई नौकर अस्थायी रूप से रहता हो, तो इसको बोलते हैं हम क्या, गृहस्थ समूह। जैसे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, कुछ समय पहले हुआ था, मेरे जानकार में भी एक चीज़ है कि वो लोग कहीं से चले थे, कोई विपत्ति या भूकंप या जैसे आपदा नहीं थी, ऐसे आपदा आई थी, तो वो लोग वहाँ से चले और वो कहीं और जाके वो बस गए। ठीक है भाई, तो पहले तो वही बसे, एक दो ही लोग थे। अब वहाँ पर उन्होंने क्या हो गया, उनका कम से कम 8 से 10 घर हो गए, 8 से 10 घर बन गए हैं, और काफ़ी लोग हो गए, काफ़ी बड़ा लोग हो गए, अब अलग अलग हो गए। तो ऐसी कंडीशन को गृहस्थ समूह का रूप दिया जाता है, इसी को बोला जाता है। ठीक है भाई, तो अभी ये बहुत दूर दराज तक है भाई, कोई रिश्तेदार है भी नहीं उनका, है ना, अब उनको पता भी नहीं, अब जो थे वो पुराने लोग थे, अब वो रहे नहीं अब आज के समय में। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या के आधार पे आपने ये देख चुका है आप लोगों ने, फिर यहाँ पर देखिए निवास के आधार पे भी आप लोगों ने देख लिया, अधिकार के आधार पे भी देख लिया है आप लोगों ने। ठीक है, वंश के आधार पे देख लिया, अब विवाह के आधार पे रह गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा सा अन्य रूपों में, जैसे अंजलि जी का कहना रहता है प्रेत परिवार क्या होता था, प्रेत परिवार क्या होता है, इसको अभी स्किप करिएगा, दिमाग में मत डालिएगा। वही पीडीएफ आप लोगों को सेंड करूँगा, अभी शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इन सब के बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगा। ठीक है भाई, इनके आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे अन्य परिवार के बारे में। ठीक है, ये जनन मूलक परिवार भी, प्रजनन भी और समरक्त भी, जो कि समरक्त तो ऊपर था, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या होते हैं। अब देखिए एकाकी परिवार के बारे में पता है, संयुक्त परिवार के बारे में पता है, निवास के बारे में मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, ये पितृ के बारे में बता चुका, दोबारा से वही रिपीट कर रहा हूँ क्या मैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें नहीं मिल सकते हैं आप लोगों को, जैसे आप देख रहे होंगे मामा स्थानीय परिवार, जरा बताइए क्या होता है ये, किसी को पता है ये, बोलिए मामा स्थानीय परिवार क्या होता है भाई। अच्छा अच्छा, ऐसे परिवारों में जो नवविवाहित दंपत्ति जो मामा के घर में जाकर रहने लगते हैं, और वही होता है ना, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं, मामा स्थानीय परिवार बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। दिव स्थानीय परिवार मतलब कुछ स्थानों में से ऐसे ही परिवार होते हैं जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं, जन्म के परिवार में ही रहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि कुछ ऐसे स्थान, ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं, और इस प्रकार का परिवार जो होता है लक्षद्वीप और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, और पति रात्रि अपनी पत्नी के घर, और किंतु इन दिन वह अपने जन्म के परिवार के साथ रहता है। ठीक है, तो बाकी दिन जो होता है वो क्या रहता है भाई, द्वीप, इसको बोलते हैं द्वीप स्थानीय पर, मतलब दो जगह पे रह रहा है, कितनी जगह, दो जगह पे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, और अधिकार के आधार पे आप पितृसत्तात्मक परिवार आप देख चुके हैं, जहाँ पर पिता पे एक अहम भूमिका हो रही है, पुरुषों की अहम भूमिका है। मातृसत्तात्मक में देख चुके हैं आप, जहाँ पे स्त्रियों की अहम भूमिका है। और उत्तराधिकार के आधार पे परिवारों का वर्गीकरण किया गया, तो एक यहाँ पर देखिए पितृभार्गीय परिवार होता है, ऐसे परिवार उत्तराधिकारी जहाँ पे पितृवंश के आधार पे होता है, उसे पितृमार्गीय परिवार कहते हैं। और मातृमार्गीय परिवार जहाँ पे उत्तराधिकार के नियम क्या चल रहे हैं, यहाँ पे मातृ पक्ष के चल रहे हैं। ठीक है, माता के जो नियम चल रहे हैं, ये बेसिकली पिछले समय में देखने को मिलता था, अब तो नहीं, अब तो परिवर्तन हो गया है, लोगों में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये मातृ और मार्गी और आपका पितृमार्गी के बारे में। ठीक है, वंश के आधार पे परिवार के वर्गीकरण के बारे में बात किया, तो अभी मैंने बता चुका हूँ आप लोगों की, जहाँ पे वंश परंपराएं पिता के नाम पे चल रही है। ठीक है भाई, और मातृ में माता की चल रही है। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत ही सरल है, मालाबार और नायरों में प्रथा चली है। एक है आपका उभयवाही परिवार, और कुछ परिवारों में वंश जो परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर ना होकर सभी निकट के संबंधियों के पर समान रूप से आधारित होता है, ऐसे समाजों को पैतृक मातृक दोनों वंश नाम से परंपराएं जो है शासक चलती है। उभय का मतलब ही क्या होता है भाई, बताइए जरा, कोई थर्ड पर्सन होगा कि नहीं होगा, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पर्सन उभय की बात हो रही है, उभयवाही के बारे में बात हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट किया है वंश परिचय को लेकर। ठीक है, और यह वंश परिचय को जो लेकर जो रिपीट किया है या यहाँ पर रिकॉल कराया जा रहा है, तो इसका संबंध इस पर नहीं होगा, नॉट मतलब निर्भर इस पर नहीं होगा, बट तब किस पर होगा, सभी निकट संबंधियों के समान होता है। ठीक है, तो बाकी यह जो होगा कहाँ पर होगा,
जो उसके रिलेशन बन रहे हैं, संबंध जो बन रहे हैं, जो सगे संबंधी लोग हैं, उससे होगा ये उभयवाही परिवार, ये होता है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा उभयवाही परिवार क्या होता है। और द्विनामी परिवार क्या होता है? ऐसे परिवार जहाँ पर एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रखता हो, ठीक है, तो वो अन्य दो प्रकार के ऐसे परिवार को बोलते हैं द्विनामीय परिवार। मतलब दादा दादी से भी संबंध है, नाना नानी से भी संबंध है, तो द्विनामीय परिवार इसको बोल दिया गया है ना। ऐसे कंडीशन को सबका नाम रखा गया है कि इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या क्या कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर विवाह के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण का, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक इकाई जो है एक विवाही होता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे परिवार एक पुरुष और एक स्त्री से सम्मिलित होने से बात कर रहा है, विवाह होने से बात कर रहा है, उसके संबंध में है। बहुविवाह में ऐसे परिवारों जहाँ पर एक ही समय पर एक से अधिक यौन संबंधी स्वीकृति हो व अनेक या बहुविवाही का रूप दे दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जरा, बहुपत्निक विवाह, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है कि नहीं आया? बोलिए एक बार, आया है कि नहीं आया? आया है ना। तो बहुपत्निक विवाह क्या होता है? तो एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों के से विवाह करने का जो स्वीकार करता है, वो उसे बोलते हैं बहुपत्निक विवाह। तो बहुपत्नी हो जाएगी, तो अधिक पत्नी मतलब अधिक स्त्री, बस हो गया एक पुरुष के साथ शादी, तो बहुपत्नी हो जाएगा। बस सिंपल है सब। जो इसकी हेडिंग है ना, इसकी हेडिंग में ही इसका आंसर छुपा है। अब देखिए जरा इसको, बहुपति क्या हो सकता है भाई? यहाँ पर एक ही स्त्री होगी, पति तो ढेर सारे हो जाएंगे, है ना, बस हो गया ये विवाह। और समूह में क्या होगा? देखिए जब कोई ये तो रहा, यही तो है, यही कह रही हूँ ना कि एक ही पत्नी है और जैसे बहुत सारे पति हैं उसको, बहुपति विवाह। तो यही तो है। देखो स्क्रीन नहीं देख रहे हो क्या? स्क्रीन देखो, तो यहाँ पे कहा रहा है कि जहाँ एक स्त्री एक पत्नी के बहुत सारे पति होते हैं और उस पति की भी बहुत सारी पत्नी होती है। हाँ हाँ। समूह विवाह उसको बोलेंगे, ये तो समूह विवाह हो जाएगा। चलो अभी इसको देखो, पहले यहाँ पे लिखा भी है समूह विवाह। अभी देखो पहले इसको देखते हैं। बहुपति विवाह क्या होता है? अच्छा यहाँ पे तो आप समझ गए अच्छे तरीके से। इसमें क्या बताना है कि अधिक पुरुषों से विवाह कर लेना है ना भाई। अधिक मतलब एक स्त्री जो है अधिक पुरुषों से विवाह कर रही है, ठीक है, तो ऐसे में अधिक पति हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई, एक स्त्री। आगे बात करते हैं समूह विवाह की। तो जब कोई भाई व पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह के विवाह करे, मतलब देखो अब यहाँ पर बात हो रही है समूह में विवाह करे, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन को पुरुष स्त्रियों के समान रूप से पति हो, या हम इसे कह सकते हैं कि समूह विवाही परिवार भी। यही तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो यही है भाई, ठीक है, यही सवाल है तुम्हारा प्रीति मैडम, ठीक है। तो ये समूह विवाह में आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग में ही सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं, ठीक है। और ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं कहूँ अनुलोम विवाह एक आता है, एक प्रतिलोम विवाह आता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अनुलोम विवाह क्या होता है कि जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, गोत्र के लड़के का विवाह, बस इतनी बात ध्यान रखना है आप लोगों को। उच्च वर्ण होगा, जाति उच्च होगी, उपजाति भी उच्च होगी, कुल भी उच्च होगा और गोत्र भी उच्च है। तो ऐसे लड़के का जो विवाह होता है उसमें निम्न वर्ण की और जाति से, उपजाति से, कुल से, वंश से, कन्या से हो जाता है। तो ऐसी ही कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? यह अनुलोम विवाह है। मतलब आप सोचिए, अनुलोम सबसे पहले बात सोचिए, अनुलोम तो अनुलोम सबसे पहले आया। तो सबसे पहले आता कौन है भाई? सबसे पहले आजकल तो हम लोग ये कहते हैं ना, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, है ना, हर काम में। तो लेडीज़ फर्स्ट, तो आप यहाँ पे सोचिए कि लेडीज़ फर्स्ट तब होगी जब आप इस चीज़ को ध्यान रखें। लेडीज़ तब फर्स्ट होगी जब वो किसी चीज़ में मान लीजिए समस्या वगैरह से ग्रसित होगी। ऐसे आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पीछे होगी तभी तो उसको आगे बुलाया जा रहा है, तभी तो उसको पहले कर दिया जा रहा है, पीछे होगी ना। तो आप ऐसे यहाँ पे रिलेट कर लीजिए कि अनुलोम
आ पहला अक्षर है, आ सबसे पहले आता है, और आ में सबसे पहले महिला आएगी। तो महिला आएगी तब जब महिला वो पीछे होगी तभी तो महिला आगे आएगी। तो इसलिए आप याद रखिए कि जो पीछे है, तो पीछे से आप याद रखिए कि निम्न जाति महिला हो गई पीछे का मतलब, और वो आगे आगे वो उच्च वर्ग से शादी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च वर्ण के बारे में सोचिए आप। तो अब देखो, ये बेसिकली बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उच्च महिला थी, अभी आज तो बता दिया, कुछ दिन बाद कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्रिक याद रख लो, शायद नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग कि आ सबसे पहले कौन, महिला। और महिला कौन, महिला कैसे होगी, महिला जो है निम्न जाति की है, और वो शादी जाहिर सी बात है, जैसे निम्न याद हो जाएगा, वो शादी करेगी उच्च से, जाहिर सी बात है। तो तुरंत कर देना उसे अनुलोम विवाह। बस इतनी बात याद रखिए। नहीं, मॉर्गन के अकॉर्डिंग नहीं है ये, मॉर्गन के अकॉर्डिंग नहीं है। मॉर्गन ने बताया था, उसने समरक को लेकर बताया था। ठीक है, और उसका जो मॉर्गन का था, और समरक के साथ साथ उसने 2-3 बातें और भी बताई थी मॉर्गन ने। जैसे आपको बताऊं, मैंने एक और चीज़ बताया था आपको, उसका जनन परिवार को लेकर, और एक बताया था उसका जन्म के परिवार को लेकर, इसके बारे में। तो उसकी अवधारणा को वार्नर की जो अवधारणा थी वार्नर की, उसके बारे में बताया गया था। लेकिन मॉर्गन का जो परिभाषा थी, मॉर्गन ने विभिन्न प्रकार से डिवाइड भी किया था। तो लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया है, अनुलोम विलोम तक, वो सिर्फ वंश तक ही रह गया है, वो वंश तक ही आता है मॉर्गन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मॉर्गन जो है ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, नहीं, ये गलत है आपका, मॉर्गन ने नहीं दिया है इसके बारे में। ठीक है, मॉर्गन ने यौन साम्यवाद को लेकर रिप्रेजेंट करते हुए उसने कहा कि समरक्त परिवार होना चाहिए, समूह परिवार होना चाहिए, युगम परिवार होना चाहिए, पितृसत्तात्मक होना चाहिए, एक विवाही होना चाहिए, ये बताया था। बाकी और कुछ चीज़ें जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो ये अलग से है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक होता है, अच्छा यहाँ पे हानि वगैरह से कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाली, बशर्ते आप लोगों के लिए मैंने डाल रखा है, पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हानियाँ होती हैं। ठीक है, उससे क्या क्या हानि हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई निम्न जाति की लड़की है, उच्च जाति के लड़के से शादी कर लिया है, तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो चीज़ें वहाँ पर हानि के बारे में दिखाया गया है। प्रतिलोम विवाह जानते हैं आप लोग, अब इसका उल्टा कर दो। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले बोला था उच्च जाति का लड़का था, है ना, तो उच्च जाति का लड़का, अब इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। उच्च जाति का जो लड़का था वो निम्न जाति की लड़की शादी कर दिया था, अनुलोम हो गया। अब इसका ठीक विपरीत वही कर दो तो क्या होगा बताइए जरा। अब यहाँ पर निम्न जाति का लड़का हो जाएगा, निम्न जाति का वर्ण का उपजाति कुल का वंश का लड़का हो जाएगा, और उच्च जाति की लड़की हो जाएगी यहाँ पर, और उसको बोला जाएगा आपका प्रतिलोम विवाह। यह क्या है आपका प्रतिलोम विवाह। तो ये तो प्रश्न आता है भाई, श्योर है, आप लोग इसको देख रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इन परिवारों में मैं आपको बताऊं कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं इन परिवारों में, इन्हीं समस्याओं का निदान कैसे करोगे जरा एक बार मुझे बताइए। अच्छा एक बार रुकिए, पहले इसको बता देता हूँ फिर निदान बताता हूँ। जैसे अभी मैं बताऊंगा सरकमफ्लेक्स क्या है और मैकमास्टर क्या है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए पहले, तब बताता हूँ। बाल विवाह, अब देखिए कुछ विवाह के संबंध में कुछ अधिनियम है, मैं आप लोगों से बताऊं तो अधिनियम में प्रश्न ये बन के आ जाता है कि भाई क्रम में लगाओ। एक बार आप लोग देखे भी थे और देखने को मिलेगा भाई आप लोगों को एग्जाम में भी, ठीक है, कि क्रम में लगाने को लेकर। तो एक बाल विवाह निग्रह अधिनियम था, 1929 में आया, और ये अप्रैल 2030 में लागू हो गया था, और जो बाल विवाह को रोकता था ये अधिनियम। बस इतनी बात याद रखिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा जैसे शारदा एक्ट करके, है ना, तो वो शारदा एक्ट जो है वो यही एक्ट है, वही एक्ट है ये, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, शादी को लेकर बात की गई थी, तो क्या बात की गई थी, 18 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से कम लड़की का विवाह तय किया तो संपन्न कराना आदि कानूनी अपराध मान लिया गया कि 18 वर्ष का लड़का है 14 वर्ष की लड़की है, तो ऐसे में ये कंडीशन को अपराध मान लिया गया। तो बाद में इसी शारदा एक्ट में क्या हो गया, ये बाल विवाह निग्रह अधिनियम में क्या हुआ कि लड़कियों की आयु बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया, केवल 14 से 15 कर दिया। और उसके बाद यह संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1978 में, केवल 1 साल बढ़ाया। 78 में जब संशोधन हुआ तो इसमें लड़कों की आयु भी बढ़ा दिया और लड़कियों की आयु भी बढ़ा। तो संशोधन याद रखना कब हुआ, 1978 में, और लड़कों की जो आयु है वो 21 और 18 वर्ष कर दी गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये अब जानते हैं आप लोग, और 1978 का भी संशोधन भी याद रखना। बाकी तो ये पता है आप लोगों को अच्छे तरीके से, अब ये पता चल चुका ये एक्ट में है। दूसरी बात ये पता चल चुकी ये हुआ कब, 1978 में, बस इतनी बात ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, हिंदू विवाह नियोग्यता निवारक अधिनियम।
अब ये देखिए 1946 का है, ये क्या है, हिंदुओं में कोई विवाह यानी निषेध की सीमा को आपस से संबंधित व्यक्तियों के मध्य हुआ हो तो वह वैध नहीं कहलाएगा। मतलब निषेध सिर्फ देखो, यदि निषेधों की सीमाओं में आपस में संबंध व्यक्तियों के मध्य हुआ हो तो वह वैध नहीं होगा। जब तक ऐसा विवाह रिवाजों के द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवाद या वही जो गोत्र वगैरह बोलते हैं, कुल वगैरह बोलते हैं, उसी को बोला जाता है, और गोत्र विवाह का वैध करार दिया जाएगा। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब पारित हुआ तो उसके बाद इस अधिनियम को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ये बेसिकली है ही नहीं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सुमलित करने को लेकर, तो ध्यान रखिएगा ये जो आया था 1946 को आया था। ठीक है, आगे बात करता हूँ। तो हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 का है ये भी, और इसे भी निरस्त कर दिया गया है। और ये 1940 में हिंदुओं के जैसे प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम, अब यहाँ पर देखिए सोच लीजिएगा जरा से एक बार, ठीक है, क्या है प्रतिलोम में, ठीक है, अवैध माना। और आपको अनुलोम विवाह जो है वो अनुलोम विवाह का अनुमान्य था। अच्छा देखिए भाई जरा, अनुलोम विवाह जानते हैं आप लोग ना, यहाँ पर उच्च जाति का लड़का होगा, निम्न जाति की महिला होगी, इसलिए आ रहा पहले, इसलिए मैं पहले लगाऊंगा इसको, ठीक है, अनुलोम विवाह। तो अनुमान्य था ये कि 1949 में अधिनियम में ये सभी विवाह वैध घोषित कर दिए गए। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसको वैध मान लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे, है ना, जो मानते नहीं होंगे, जैसे जाति, धर्म, उपजाति विश्वास लोगों के बीच में संपन्न होते थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाह का वैध नहीं माना गया था। तो ये भी 1955 का अधिनियम के बाद इसे भी कर दिया गया निरस्त। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 का है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो हिंदुओं में था वो प्रतिलोम विवाह को अवैध और अनुलोम विवाह को अनुमान्य था। अनुमान्य का मतलब प्रकार से क्या कर दिया उसको, वैलिड, ठीक है, एक को माना एक को ना माना। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब ये देख रहे हैं सब वहाँ पे रिजेक्ट हो रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे। अब आप जरा मुझे बताइए यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है, क्या बोलता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बताइए क्या बोलता है ये, भाई बोलिए। अरे भाई ये तो यही बोलता है 18 मई 1955 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ये जाहिर सी बात है, इस अधिनियम में विशेष विवाह अधिनियम 1954 को छोड़कर हिंदू विवाह से संबंधित अन्य सभी अधिनियम को रद्द कर दिए गए थे। तो सारे अधिनियम को रद्द कर दिया, केवल एक अधिनियम को नहीं रद्द किया, उसका नाम था विशेष विवाह अधिनियम। शायद मैंने आप लोगों को इसके लास्ट एक कोई PDF भी प्रोवाइड किया है ना क्रम से, ये कि विशेष विवाह क्या है और विवाह क्या, हिंदू विवाह क्या है ना। चलो अच्छा, उस PDF को मैं देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको उसे भी सेंड करूँगा उस PDF को, है ना, क्रम से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और देखिए इस विवाह में क्या है कि बात ये भी कही कि पहला जीवन साथी जो है, यहाँ पर देखिए विवाह करने वाले दोनों में से किसी का भी पहला जीवन साथी जीवित ना रहे। देखो इस प्रावधान इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जरा मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका मतलब। देखो इस अधिनियम में जो हिंदुओं के विवाह के लिए प्रचलित या विभिन्न जो विधियां बनाई गई थी वो ये था कि विवाह करने वाले दोनों में से किसी का भी एक जीवन साथी जीवित ना हो, तो इसको भी मान्य करेगा ये, ठीक है, मानेगा, ऐसी चीज़ों को मान लेगा ये। भाई मतलब शादी कर सकते हैं, है ना, जीवित नहीं है तो मतलब कोई जैसे नहीं होता है कि अगर मतलब शादी हो जाती, कोई हस्बैंड किसी का नहीं है तो उसकी वाइफ, अच्छा होती भी है कि नहीं होती, होती कि नहीं होती, होती है ना, बोलिए हाँ या ना बोलो यार, ठीक है, होती है, वही चीज़ है ये, ठीक है। वर की आयु जो होगी 18 वर्ष, वधु की आयु, अच्छा देखिए यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, वर की आयु 18 वर्ष, वधु की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 1978 में संशोधन हुआ है, ये होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है।
ये सारी के सारे यहाँ पर विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है भाई। दहेज, अब देखो और भी कुछ हैं यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, और भी जैसे हिंदू विवाह पुनर्विवाह के बारे में बात किया जाए तो वो कौन सा 1956 का है, ठीक है, 1956 का है, ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में। दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 का है ये भी है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना समाज में, तो ये पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है ना। आगे हम आप बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सरकमफ्लेक्स मॉडल के बारे में। देखिए आप लोग जानते हैं सरकमफ्लेक्स मॉडल होता क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये ओल्सन का एक नाम आप जो देख रहे हैं ये ओल्सन के द्वारा दिया गया, ये इसका एक मॉडल है जो सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट के संबंधित होता है। आपको बता दूं ये काम ऐसा करता है जैसे कोई पारिवारिक स्तर, जैसे जो आप जितने भी परिवार आप लोगों ने अभी पढ़ा है, स्थानीय अधिकार सत्ता वंश विवाह के आधार पर जितने भी, तो उनमें अगर कोई समस्या या आती है या कोई मानसिक तनाव होता है तो उसका अध्ययन करेगा और उसका समाधान करने का जो प्रयास करेगा वही होता है सरकमफ्लेक्स मॉडल। बस इतनी बात याद रखिए आप लोग। सरकमफ्लेक्स मॉडल क्या होता है, जो भी परिवार है, जो भी फैमिली है, उसकी मानसिक तनाव का अध्ययन करता है, उसका निदान करता है, उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसका मूल्यांकन करता है, प्रतिपुष्टि करता है, इत्यादि चीज़ों का जो कार्य करता है सरकमफ्लेक्स मॉडल करता है। और ये बात ओल्सन ने दिया था सबसे पहले, ये बात ध्यान किया। ओल्सन का, ये किसका है भाई, ये ओल्सन का है। ये विद्वान बहुत ही महान है और इन्होंने संचार कौशल के आधार पर परिवार की अंतःक्रिया पर चर्चा किया है। संचार के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सामंजस्य होना चाहिए, लोगों में सामंजस्य होना। सामंजस्य का मतलब जानते हैं आप लोग? सामंजस्य का मतलब होता है भाई कोऑर्डिनेशन, यार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा आपको मिल जाएगा कुछ यहाँ पर। अच्छा, यही जो है पब्लिश इनकी एक किताब हो गई थी, इसके नाम से आ गया था, रख लिया गया था, इसकी किताब के नाम से ही ये चीज़ें जो है कर दी गई थी। ठीक है भाई, सरकमफ्लेक्स मॉडल को, ठीक है, ये एक तरह से ट्रीटमेंट वाला है। ठीक है भाई, याद रखना आप लोग, ये ट्रीटमेंट से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है केनिथ स्मिथ का भी नाम आता है, उन लोगों ने भी सहयोग दिया था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पारिवारिक अध्ययन में अपनी तरह से अपनी सम्मानित और व्यापक रूप से उपयोग किए गए जो दृष्टिकोण हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, वैवाहिक संबंधों के बारे में, परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य संचार का कौशल, व्यवहारों में लचीलापन, सामंजस्य बनाए रखना, अंतःक्रिया पर आधारित होना। तो ये इसकी बेसिकली जो है सबकी सारी एक्टिविटी जो है सरकमफ्लेक्स मॉडल पर ही आधारित है। और जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि फैमिली थेरेपी कहाँ दोगे, तो फैमिली थेरेपी जो सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दी जाती है ना, वो सरकमफ्लेक्स मॉडल में ही दी जाती है। फैमिली थेरेपी किसमें दी जाती है? सरकमफ्लेक्स मॉडल में ही दी जाती है, फैमिली इसमें। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल है आपका, उसको भी देख लीजिए ये, बस। ठीक है भाई, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना, सरकमफ्लेक्स मॉडल क्या है। मैक मास्टर, देखो यहाँ पे मैक मास्टर के बारे में बात करें, ये भी एक प्रकार का आकलन का उपकरण माना जाता है, ये भी, है ना। और ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये मैक मास्टर एक नाम, उसी का नाम है, अपने नाम पर ये सारी चीज़ें इसने कर लिया था, मैक मास्टर। और इसने क्या किया, इसने कहा कि जो परिवार का कार्य है, जो संबंध है, उनके पारिवारिक स्तर को विकसित करने की बात करता था। ये पारिवारिक स्तर को क्या करने की बात कर रहा था? विकसित। आप लोग लिख सकते हो यार, या तो विकसित, है ना ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकिए, विकसित करने को लेकर बात करता है ये, ठीक है भाई, विकसित। और एक बात ध्यान रखिए आप साथ ही साथ, और इसके जैसे स्वास्थ्य को लेकर और अंतःक्रिया में अगर बात करूं, या पैथोलॉजिकल के बारे में बात किया जाए, या आयुर्वेदिक के बारे में बात किया, इत्यादि चीज़ें जो भी सोशल वर्क की टेक्निक है, मेथड्स है, विधि है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर लागू होती है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ये भी आपकी फैमिली थेरेपी ही होगी? मैक मास्टर भी फैमिली थेरेपी होगी। इसका एक नाम भी है, जैसे पूछा जाता है स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी, जो थेरेपी है वो किसने दिया है? स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी का मॉडल किसने दिया है? तो ये आप बोलेंगे मैक मास्टर ने दिया है, मैक मास्टर ने दिया। उसमें इसका आकलन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रयास ये भी किया जाता है कि उसकी समस्याएं कहाँ तक है, किस स्तर तक है उसकी समस्या कहाँ से आ रही है, इस तरीके की जो क्रियाविधि हो रही है उसको समझने की बात करता है। तो समस्याओं को जटिलता से समझा और उसके बाद समाधान किया, यही आपका मैक मास्टर परिवार आकलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यही आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। इसमें कुछ खास नहीं है,
बाकी अगर आप इसके अंदर देखना चाहें या तो पढ़ना चाहें तो आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे देखिए मैक मास्टर ने 7 पैमाने भी दिए थे, और वो था आपका समस्या समाधान, संचार, भूमिका, प्रभावशाली प्रक्रिया, प्रभावशाली भागीदारी, व्यवहार नियंत्रण और सामान्य कार्य प्रणाली इत्यादि चीज़ें जो थी ये मैक मास्टर के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फैमिली थेरेपी है, स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी है, जो मैक मास्टर में ही दिया जाता है। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के लोगों का जो नाम है, इसमें किस किस तरीके से कब कब आया। तो आप ओल्सन का नाम याद रखिएगा 1970 में, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने भूमिका निभाई है। और ओल्सन ने 79 में क्या दिया था, आप सरकमफ्लेक्स मॉडल दिया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें। बाकी पारिवारिक काम जो है पारिवारिक काम काज का मतलब एक प्रकार से यही हुआ कि मास्टर जो है मैक मास्टर मॉडल ही है, वही मतलब वही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, आकलन करने की बात की गई जा रही है आपसे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों का यहाँ पर हो गया ये टॉपिक समाप्त। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे परिवार के आगे, और उसके आगे जैसे मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बाल विकास को लेकर होगा, है ना। बाल विकास की संरचनाओं पर लेकर होगा, और उसके ऐतिहासिक विकास पर, भारत में बाल बच्चों का क्या क्या भूमिकाएं रही हैं उसके बारे में बात करूंगा, बच्चों के लिए नीतियां कार्यक्रम क्या क्या रहे हैं उसके बारे में चर्चा होगी बच्चों को लेकर। ठीक है, तो बच्चों से लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उससे संबंधित हम लोग कल चर्चा करेंगे, बच्चों से संबंधित। ठीक है, तो कल के बाद आपकी एक दिन और क्लास चलेगी, यूनिट नंबर 10 समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में यूनिट नंबर 10 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे पढ़ना है हम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये परिवार वाला इंपॉर्टेंट था, मैं इसके लिए लेकर आया। कल जो बाल विकास पे लेकर आऊँगा क्लास, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट वगैरह है पूछ लीजिए।